गोवा जितना अपनी खूबसूरती और खान पान के लिए मशहूर है, उतने ही इसके त्योहार भी फेमस हैं। गोवा के पणजी में पारंपरिक उत्साह के साथ साओ जोआओ उत्सव मनाया गया और लोगों ने इस मौके पर तालाब में डुबकी लगाई। साओ जोआओ को सेंट जॉन द बैप्टिस्ट भी कहते हैं। गोवावासी इस त्योहार को बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इस त्योहार पर कई गांव के लोग रंग बिरंगे पोशाक में सजे दिखे। साओ जोआओ के इस उत्सव को एक पायदान ऊपर ले जाने के लिए मौज मस्ती करने वाले लोग इस अवसर को मनाने के लिए ताजे फल और जंगली फूलों के मुकुट पहनते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से कोपेल कहा जाता है। इस त्योहार में हर धर्मों को मानने वाले लोग शामिल हुए। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से इस बार 2 साल के बाद ये त्योहार मनाया जा रहा है। इस त्योहार में नौका दौड़ के साथ साथ कई और खेल भी जोड़ दिए गए हैं। साओ जोआओ का जश्न लगभग 175 सालों से मनाया जा रहा है। जब यहाँ पुर्तगाली शासन था, तब से ये त्योहार शुरू हुआ था। ये त्योहार सेंट जॉन बैप्टिस्ट को समर्पित है, जिन्होंने जॉर्डन की नदी में ईसा मसीहा का बपतिस्मा कराया था। साओ जोआओ उत्सव महज एक उत्सव नहीं है, बल्कि गोवा में मनाया जाने वाला ये त्योहार लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का जरिया भी है। धरती की जन्नत कश्मीर, यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, घाटियों के बीच में बहती झीलें, झाड़ियों से भरे जंगल, फूलों से घिरी पगडंडियाँ मन मोह लेती हैं। तो वहीं कश्मीर के फल भी देश भर के कोने कोने में मशहूर हैं और इन दिनों कश्मीर घाटी में शहतूत की बम्पर फसल हुई है, जिससे किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद है। ये तस्वीर कश्मीर घाटी की मीरगुंड नर्सरी की है, जहां शहतूत फल की फसल की कटाई में किसान और रेशम उत्पादन विभाग के कर्मचारी बिजी हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजलो करम से इस साल पिछले साल से भी बहुत अच्छा रहा है। चूँकि जो बारिशें भी बहुत टाइम पे हुई है और इसके अलावा भी बहुत इससे हमारे बहुत फ़ायदा भी आता है। जो हमारे ग्रोवर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। कुछ साल पहले रेशम उत्पादन विभाग ने घाटी के कोकून उत्पादन को बढ़ावा देने के प्रयास में मुख्य रूप से शहतूत के पत्तों पर ध्यान केंद्रित किया था। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से अनुमोदित कुछ अनूठी योजनाओं की सहायता से रेशम उत्पादन विभाग सक्रिय रूप से शहतूत फल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। देश भर में शहतूत की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्पादकों ने शहतूत उत्पादन में गहरी रुचि दिखाई, जिससे कई लोगों को रोजगार मिला। जम्मू और कश्मीर में कृषि उद्योग और कई युवा उद्यमियों ने आधुनिक सुविधाएं स्थापित की, जहां वो शहतूत का जैम और जूस बना रहे हैं। ये अपार्टमेंट कुछ खास है। खास इसलिए क्योंकि यहाँ सिर्फ पक्षी ही रहते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। 80 फीट ऊंचाई पर बनी 6 मंजिला इस अपार्टमेंट को खास तौर से सिर्फ पक्षियों के रहने के लिए ही बनाया गया है। आपको बता दें, ये अपार्टमेंट जयपुर के सांगानेर में पिंजरापोल गौशाला में स्थित है। इसमें पक्षी अलग अलग फ्लैट में अपने जीवन साथी के साथ आराम से रह सकते हैं। इस पक्षी अपार्टमेंट में 1300 के लगभग घरौंदे नुमा निवास स्थल बनाए गए हैं। पक्षी तीर्थ के नाम से बनी इस बिल्डिंग में एक समय में 2000 से ज्यादा पक्षी एक साथ रह सकते हैं। गौशाला के सदस्य आर विजयवर्गीय बताते हैं कि आज लोग बड़ी इमारतों में रहते हैं, लेकिन वो पक्षियों के बारे में भूल जाते हैं। इसलिए हम लोगों ने सिर्फ पक्षियों के लिए ही खास तौर से ये बिल्डिंग बनाई है। ये लगभग 60-70 फीट ऊपर है, 60-70 फीट तो ऊंचा है और इसका 20 फीट गहरा फाउंडेशन बना हुआ है। अच्छा।
और कितने पक्षी एक बार में रहते इसमें लगभग 2000 से ज़्यादा पक्षी एक बार में इसमें आवास कर सकते हैं। दाना खाना पानी? दाना खाना पानी जस्ट बराबर में इसका जो बना हुआ है उस पर दाना खाना पानी होगा। उसके बाद में ये यहाँ आवास करेंगे। इनकी प्रजनन प्रक्रिया भी यहीं पे अंदर ही होगी। तो क्या है कि जैसे बाहर पेड़ों पे होते हैं या किसी के मकान में अगर घोंसला बना लेते हैं और अंडे देते हैं, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको नुकसान पहुंचता है, तो यहाँ उनको नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसमें 2000 पक्षियों के रहने की व्यवस्था है। सर्दी, गर्मी और बरसात में ये सारी वातानुकूलित है उनके लिए। आज के परिप्रेक्ष्य में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के आवास तो बना लेते हैं, पर प्राणी मात्र, पक्षी मात्र की या पशु मात्र की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ये लगभग 125 साल से 118-19 साल से गौशाला संचालित है और इस गौशाला का एक ही मिशन है, गौ माता की सेवा, प्राणी मात्र की सेवा, पक्षियों की सेवा। हर मौसम में बेजुबान परिंदे यहाँ आराम से रह सकते हैं। ये पक्षियों के लिए एक घर की तरह ही है। पक्षियों के अंडे और धूप, बारिश और सर्दी से बचाव हो सकेगा। पक्षियों के रहने के अलावा इस अपार्टमेंट में सुबह शाम उनके लिए दाना पानी का भी विशेष इंतजाम किया जाता है। बता दें कि गुजरात के कारीगरों ने ये पक्षी अपार्टमेंट तैयार किया है। पक्षी दिन भर घूमने के बाद शाम के समय इन फ्लैट्स में आकर आराम करते हैं। हर एक फ्लैट में 1 से 2 पक्षी आराम कर सकते हैं। गौशाला में बने इन फ्लैट्स का ध्यान रखने के लिए 3 कर्मचारियों की गौशाला में बने इन फ्लैट्स का ध्यान रखने के लिए 3 कर्मचारियों को भी नियुक्त किया गया है। फूलों की मालाओं से लदी ये हैं उज्जैन की रहने वाली लक्षिका डागर। महज 21 साल की उम्र में लक्षिका डागर ने पंचायत चुनाव में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। न्यूज एंकर और रेडियो जॉकी में अपना हुनर दिखा चुकी लक्षिका पंचायत चुनाव जीतकर अपने गांव की सबसे कम उम्र की महिला सरपंच बनी है। खास बात यह है कि जन्मदिन से एक दिन पहले लक्षिका को सरपंच पद का तोहफा मिला है। लक्षिका ग्राम पंचायत चिंतामन जवासिया गांव की सरपंच बनी है। चुनाव परिणाम की घोषणा के साथ ही गांव में जश्न का माहौल बना हुआ है। गांव की सरपंच बनने के बाद लक्षिका ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मैं चाहती हूँ कि गांव में अच्छा विकास हो और लोगों की समस्या सुलझा सकूँ, यही उम्मीद है मेरी। साथ ही जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या जो बुजुर्गों की पेंशन वगैरह रहती है उसे मैं अच्छी तरीके से लागू कर पाऊँ। जो पात्र वंचित रह गए उन्हें मैं वो पहुंचा पाऊँ, राशन कार्ड लोगों तक पहुंचा पाऊँ। साथ ही जो स्ट्रीट लाइट की समस्या है, पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, उन्हें को सबका समाधान निकाल सकूं, बस यही उम्मीद है। लक्षिका डागर मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट कर रही हैं। वो फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं। इसके अलावा उज्जैन में रेडियो जॉकी और पत्रकारिता के क्षेत्र में लक्षिका काफी एक्टिव हैं। वो न्यूज एंकरिंग भी कर चुकी हैं। यही वजह है कि कम उम्र में लक्षिका ने पूरे गांव में एक अलग पहचान बना ली है। लक्षिका गांव में विकास करना चाहती हैं। गांव में बुनियादी सुविधाओं का अभाव को देखकर ही लक्षिका ने पंचायत चुनाव में खड़े होने का फैसला किया और 487 वोटों से जीत हासिल की। अब लक्षिका का लक्ष्य गांव में पेयजल, नाली और स्ट्रीट लाइट की समस्या को हल करना है। इसके साथ ही गांव के बेघर परिवारों को आवास योजना का लाभ भी दिलाना है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में शनिवार को 77% मतदान दर्ज किया गया था। देश भर में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लग चुका है। अगर आपके पास भी प्लास्टिक कचरा है तो आप क्या करेंगे? आपका सीधा जवाब होगा कि आप उसे फेंक देंगे। लेकिन कोई आपको प्लास्टिक कूड़े की जगह खाना देगा तो आपका रिएक्शन क्या होगा? कुछ ऐसी ही शुरुआत गुजरात के जूनागढ़ से हुई है, जहां प्लास्टिक कचरे के बदले आपको शुद्ध खाना दिया जाएगा। आपकी प्लेट तक आने वाला खाना सीधे खेत से आ रहा है। कहने का मतलब है कि आपकी सुबह नींद खुले और कुछ हेल्दी खाने का मन करे तो आप जूनागढ़ के प्राकृतिक प्लास्टिक कैफे में जा सकते हैं।
इस कैफे में आधा किलो प्लास्टिक कचरे के बदले आपको शरबत का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। अगर आप 1 किलो प्लास्टिक कचरा देते हैं तो आपको बिना 1 रुपए खर्च किए मनपसंद खाना खाने को मिलेगा। प्लास्टिक कचरे के बदले लोग इस कैफे में मनपसंद खाना खा भी रहे हैं। इस खास कैफे का गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने उद्घाटन किया। जूनागढ़ के डीएम और जिला प्रशासन को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है। दरअसल 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के बाद गुजरात के जूनागढ़ से गुड न्यूज आई। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने देश के पहले प्राकृतिक प्लास्टिक कैफे का उद्घाटन किया। कोशिश है शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाने की। बड़ी बात यह है कि कैफे की कमान महिलाओं को सौंपी गई है। इस कैफे को सर्वोदय सखी मंडल की 5 महिलाएं चला रही हैं। जूनागढ़ के आजाद चौक स्थित सखी मंडल सेंटर पर कैफे को बनाया गया है। खाने को मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है और मिट्टी के बर्तन में ही खाना परोसा जाता है। कैफे में 500 ग्राम प्लास्टिक जमा करने पर लोग नींबू पानी, आंवला जूस, शरबत के अलावा चाय और कॉफी पी रहे हैं। इसके अलावा 1 किलो प्लास्टिक देने पर पोहा, ढोकला, बाजरे की रोटी, सब्जी जैसे खाने को सर्व किया जा रहा है। जितना ज्यादा प्लास्टिक देंगे उतना ही टेस्टी खाना आपको खाने को मिलेगा। यहाँ पर जो भी लोग सिंगल यूज प्लास्टिक इधर उधर डाल देते हैं तो यहाँ एक प्राकृतिक कैफे खोला गया है। जितने लोग आएंगे प्लास्टिक को लेकर के उसके बदले में उनको प्राकृतिक आहार दिया जाएगा। जूनागढ़ के इस खास कैफे को चलाने का जिम्मा महिलाओं को दिया गया है। कैफे में खाना बनाने के साथ ही इसे सर्व करने तक का सारा काम महिलाएं कर रही हैं। महिलाएं ही कैफे का अकाउंट भी संभाल रही हैं। कैफे में बनाई जाने वाली सारी चीजें प्राकृतिक हैं। खाने के कच्चे माल के लिए किसानों से समझौता किया गया है। यहाँ सब्जियों को पकाने के साथ ही बेचा भी जाता है। कैफे में लगे स्टॉल से आप सब्जियों को खरीद भी सकते हैं। लोगों तक प्राकृतिक भोजन पहुंचाने के लिए 10 किसानों को चुना गया है। ये किसान हर दिन ताजी सब्जियां, दाल कैफे को सप्लाई करते हैं। कैफे को मिलने वाले प्लास्टिक कचरे को कूड़ा इकट्ठा करने वाली कंपनी को बेचा जाएगा। खास बात यह है कि इस कैफे को ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से भी जोड़ा गया है। आने वाले दिनों में लोग घर बैठे प्लास्टिक का कचरा देकर खाना ऑर्डर कर सकेंगे। इसके साथ ही ताजी सब्जियां, फल और दाल भी मंगवा सकेंगे। कहते हैं हौसला हो तो कुछ भी संभव है। इसे सच कर दिखाया है प्रियांशु ने। प्रियांशु को अपने पैर की चिंता नहीं है। उसे पढ़ना है, डॉक्टर बनना है और लोगों की सेवा करनी है। आज हर कोई प्रियांशु के हौसले को सलाम कर रहा है, उसके लिए दुआएं मांग रहा है। हर कोई चाहता है कि प्रियांशु अपने सपने को पूरी कर ले। हम बात कर रहे हैं बिहार के सीवान में रहने वाली 11 साल की प्रियांशु की। प्रियांशु हर दिन एक पैर के सहारे उछलते हुए स्कूल जाती है। प्रियांशु के घर से स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। प्रियांशु को दूरी की चिंता नहीं है, उसे तो पढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करना है। प्रियांशु को डॉक्टर बनना है। जानना चाहते हैं कि हम 2 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। प्रियांशु बिहार के सीवान जिले की जीरादेई प्रखंड के बंथू श्रीराम गांव की रहने वाली है। वो चाहती है कि उसकी मदद की जाए ताकि वो आराम से पढ़ाई करने स्कूल जा सके। चाहते हैं कि मेरे गोड़ बनवा दे, हम पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाए। प्रियांशु की मां रीना देवी का कहना है कि सरकार उसकी मदद को आगे आए, उसका ऑपरेशन करवा दे, जिससे बेटी को पढ़ाई लिखाई जारी रखने में मदद मिले। रीना देवी के मुताबिक उनकी बेटी डॉक्टर बनना चाहती है। सरकार को चाहिए कि उसकी मदद करे। सरकारी स्कूल में पढ़ती है। ये फरवरी से प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही है। उसका तेज करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं पढ़ाई। इसके लिए सरकार हम लोग सोच रहे हैं कुछ मदद करे। यही सरकार से कहना चाहती हूँ उसका पैर ठीक करा दी। प्रियांशु की मां को उम्मीद है कि सरकार मदद करेगी। प्रियांशु के परिवार की बात करें तो उसके पिता मजदूरी करते हैं और मां गृहिणी है। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि बेटी का इलाज करा सकें। लिहाजा उन्होंने सरकार से बेटी के इलाज में मदद मांगी है।
भरोसा है कि प्रियांशु को जल्द मदद मिलेगी, जल्द उसके सपनों को पंख मिलेगा। हमें भी यकीन है कि सरकार आगे आएगी और प्रियांशु के सफर को आसान बनाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।